सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई इतनी ज़्यादा है, लगता है इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन चंद रास्ते ऐसे हैं कि महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। वो रास्ते कौन से हैं उस पर हम बात करेंगे। दूसरा मामला ये है कि दुबई में पाकिस्तान ने मैदान मार लिया है। पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा दुनिया पहली बार देख रही है। सबसे ज़्यादा लोग पाकिस्तानी पवेलियन का विजिट कर रहे हैं। आखिर वहाँ पे ऐसा क्या है, आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि अब पाकिस्तान में क्या दहशतगर्दी नहीं होगी, क्या टीटीपी पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहर नहीं करेगी। एक बहुत बड़ी खबर इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू के अंदर कही और उसमें उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं अफ़गान तालिबान के थ्रू टीटीपी से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो मुज़ाकरात हों, यानी कि अब बात होगी टीटीपी से, और एक ऐसा मैदान क्रिएट किया जाएगा जिससे पाकिस्तान में दहशतगर्दी ना हो। न सिर्फ टीटीपी बल्कि बलोच अलहदगी पसंद, अक्सरियत पसंद जो हैं, उनके साथ भी बात होगी। तो अब हुकूमत डायलॉग की तरफ जा रही है। वाकई क्या ऐसा मंजरनामा होगा कि ये डायलॉग कामयाब हो जाएंगे और दहशतगर्दी रुक जाएगी। अपोजिशन एहतजाज कर रही है। अपोजिशन कह रही है कि ये मामला हमें टेलीविज़न इंटरव्यूज़ से मालूम हो रहा है कि हुकूमत क्या कर रही है, इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं, किससे मुज़ाकरात हो रहे हैं, किससे बात हो रही है। आखिर ये बात पार्लियामेंट में क्यों नहीं हो रही? हर चीज़ पार्लियामेंट में होनी चाहिए, पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद ये बात आगे जानी चाहिए। मेरे साथ दो बहुत अहम मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। साबिक एम्बेसडर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं, और ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब वो भी मेरे साथ शामिल है। डॉक्टर साहब, क्या पाकिस्तान में अब दहशतगर्दी नहीं होगी? टीटीपी से जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उससे कामयाबी आपको नज़र आ रही है? This could be a step in the right direction, provided हम इसको तमाम अपने मामलात को सही करके उनसे नेगोशिएट करें और इसके लीगल पहलू को भी देखें, इसके पॉलिटिकल पहलू को भी देखें और इसके इंटरनेशनल पहलू को भी देखें। तो बहरहाल एंगेजमेंट तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो नेशनल एक्शन प्लान 20 नुकात पर मुहित था उसमें से कोई 3.5 नुकात बड़ी मुश्किल से हमने मुकम्मल किए, बाकी नुकात को मुकम्मल नहीं कर सके। तो जब वो नुकात ही मुकम्मल नहीं हुए, इसका मतलब वो हमने उस लेवल तक मासिवाय मिलिट्री कंपोनेंट के कोई कैपेसिटी डेवलप नहीं की, और जब हमने उस लेवल तक अपना होमवर्क नहीं किया, जैसे कि मदरसा रजिस्ट्रेशन है, जैसे है एड स्पीचेज है, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जैसे कि रोजगार का मामला है, जैसे कि रीइंटीग्रेशन है, जैसे कि रेडिकलाइजेशन जो का सिलसिला कि हाउ टू डी रेडिकलाइज, ये बहुत सारे पॉइंट्स थे, उस पर अमल नहीं हुआ। तो जाहिर है कि दहशतगर्दी ख़त्म तो आपके मुल्क से बिल्कुल नहीं हुई, लिहाजा और जो अवामिल थे अभी मौजूद हैं, लेकिन एक कोशिश है, एक सही है, उस कोशिश को जिस सब में किया जा रहा है, और उसके बाद बाकी इंटीग्रेटेड अप्रोच अगर करेंगे तो फिर आगे जाके कोई उम्मीद बन सकती है। अब रहा इससे बड़ा सवाल कि इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो इसको कैसे देख रही है। अभी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ द फॉरेन ऑफिस यानी स्टेट के डिप्टी सेक्रेटरी शर्मन वो आ रही हैं आपके पास 7 और 8 को। स्विट्जरलैंड से उन्होंने कल बयान दिया है कि जी आप तमाम एक्शन, ऑल इंक्लूसिव एक्शन लें, जितने भी आपके पास ग्रुप हैं उनके खिलाफ एक्शन लें, और उनका इशारा वो भी है कि जो उसमें मामला पहले चल रहे हैं जो कि अभी मीटिंग हुई। डॉक्टर साहब, इस मौजू को जरा डिटेल डिस्कस करते हैं, लेकिन पहला वाला पॉइंट कि क्या वाकई पाकिस्तान में दहशतगर्दी अब खत्म होने जा रही है? डायरेक्शन हुकूमत की ठीक है। ब्रिगेडियर गजनफर साहब, आप क्या समझते हैं, क्या वाकई ऐसा स्टेप्स आ रहे हैं? हम बात जो कर रहे हैं, हमारी बात जो हो रही है वो टीटीपी से तालिबान के थ्रू हो रही है, और अब हमले नहीं होंगे पाकिस्तान में? नहीं, आपने दो चीज़ों को एक जगह कंबाइन कर दी। जी जी, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें। पाकिस्तान के अंदर हमले होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, और मुज़ाकरात उनसे होना इज़ अ डिफरेंट थिंग। दोनों का कॉन्टेक्स्ट 180% डिफरेंट। ठीक है, हमला तो कल भी हुआ और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मुज़ाकरात उनसे हो रहे। पहली बात तो आप ये सोचिए कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि ये चीज़ पार्लियामेंट में आनी चाहिए थी। पहले तो मुझे जवाब दे कि व्हाट डज टर्किश टेलीविजन का क्या कनेक्शन है पाकिस्तान की सियासत से? टर्की पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है, ऑल राइट,
लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हुई है उसका ब्रंट तो पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान के अदारों ने बर्दाश्त किया है ना। तो अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को कुछ कहना है, और ये कोई आम सा टॉपिक तो नहीं है जो आप करसरी टॉपिक है उसको बस आप करसरी वो टाइप दें और गुजर जाएं। जब वो आपसे उस टर्किश टेलीविजन के इंटरव्यूअर ने पूछा कि जी वो तो आपके ऊपर हमले कर रहे हैं और आप कहते हैं कि तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का बड़ा आई डोंट नो बड़ा ही इलॉजिकल सा जवाब था कि जी वो तो स्पर ऑफ दी अटैक्स है। डज इट अ लॉजिक कि जी स्पर ऑफ दी अटैक्स, मतलब आपने कनेक्शन देखना है। पहली बात, सबसे बात यह है कि जो लोग पाकिस्तान के अंदर हमले कर रहे हैं उनके खिलाफ तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, और अब ये 2-3 दिनों में जो है वो 2-3 हमले हो चुके हैं, और उसका कॉन्टेक्स्ट PTN भी है जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और वो स्लीपर सेल्स भी हैं जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अभी परसों ही आपने 10 दहशतगर्द मारे हैं, देवर पार्ट ऑफ TTP, देवर पार्ट ऑफ PTN, देवर पार्ट ऑफ ऑल दो दहशतगर्द ग्रुप जिनको आपने ईरानियन यहाँ पे पकड़े गए, यहाँ से जाते थे बुला के। कहने का मतलब ये है कि ये कह देना कि मैं टर्मिनोलॉजी नहीं समझता, आई एम सॉरी। अच्छा, मिलिट्री ऑपरेशंस का मतलब जो है कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, मिलिट्री ऑपरेशंस होती है कि ऑर्गेनाइज फोर्स के खिलाफ अगर आप नहीं करना चाहते, जैसे अमेरिका में ऑक्यूपेशनल फोर्स आई थी और वो मिलिट्री ऑपरेशन कर रही थी और अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं कर सके, उसका पॉलिटिकल सोल्यूशन निकलना था, लेकिन पॉलिटिकल सोल्यूशन मिलिट्री ऑपरेशन के बाद आता है। अब जो आप पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन करें वो दहशतगर्द हैं जो आपको मार चुके हैं माजी में, वो बहुत बड़ी आपके नन्हे फूलों को भी मार चुके हैं, और वो यहाँ से जाके अफगानिस्तान के अंदर रह रहे हैं। अफगानिस्तान की हुकूमत किस तरह इंश्योर करा सकती है? और आपको अगर मैं आज ग्रुप गिनाने शुरू कर दूं, तहरीक तालिबान, मुकामी तालिबान और अर्बन तालिबान और रूरल तालिबान से शुरू करूं तो 44 पार्टीज की एक लिस्ट है, और ये इससे पहले ही 2009 में शूरा इत्तेहादुल मुजाहिदीन बता चुके थे कि जी हम एक ही बॉडी के अंदर, एक ही कमांड के अंदर रह के ऑपरेशन करेंगे, और बैतुल्लाह मसूद को उसका कमांडर बनाया था, मौलवी नज़ीर को उसका सेक्रेटरी जनरल बनाया था। वो जो था वो एक दिन भी नहीं चल सका था। इससे पहले 2000 में आपने निज़ाम अदल भी नाफिज कर चुके हैं जिसकी 14 शराइत थी, और उसमें से एक शर्त भी ये तहरीक नवाज शरीयत मोहम्मदी का सूफी मोहम्मद ने नहीं पूरी की थी। तो पहले तो मुझे ये आइडेंटिफाई कराए ना कि आप मुज़ाकरात किससे कर रहे हैं, मुज़ाकरात किससे कर रहे हैं। यही सवाल जो है वो सियासी कर रही है। रज़ा रब्बानी साहब जो सेनेट के साबिक चेयरमैन हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया है। क्या उन्होंने कहा है, मैं आपको सुनवाता हूँ। एम्बेसडर साहब, ये एक जब हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया तो तमाम पार्टीज एक पेज पर थी कि हमने दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। पाकिस्तान में 50, 60, 70, 80 हज़ार लोग शहीद हुए, जवान शहीद हुए, और फिर नेशनल एक्शन प्लान हुआ, और उसके बाद फिर फोर्सफुली पाकिस्तानी फोर्सेस ने बेहतरीन ऑपरेशंस किए, और पाकिस्तान में जो एक बहुत ख़तरनाक इन्वायरमेंट था दहशतगर्दी का, उस पर बहुत हद तक काबू पा लिया। अब बहुत कम ऐसे वाक़यात होते हैं, लेकिन सारी पार्टीज एक पेज पर थी, कौम पीछे खड़ी थी, फौज ने ज़बरदस्त ऑपरेशंस किए। अब जब हम मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, कल भी हमने सुना एक टेलीविज़न इंटरव्यू पे जो टर्किश TV को प्राइम मिनिस्टर ने दिया, आज भी ये बातें हो रही हैं कि बलोच अस्करियत पसंदों के साथ भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये जो चीज़ है, इसमें अगर पॉलिटिकल लोग साथ नहीं होंगे, पार्टी साथ नहीं होगी, खुलकर बात नहीं होगी, तो इसके कामयाबी के चांसेस कितने नजर आएंगे? देखिए, ये तो जब स्टार्ट करने से पहले मामला डिस्प्यूट हो जाएगा ना, जब तक के लोगों की कंसल्टेशन, खासतौर पे पार्लियामान की कंसल्टेशन ना हो। पार्लियामान की कंसल्टेशन का मतलब ये है कि अवाम उनकी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अवाम उसमें स्टेक होल्डर हो जाते हैं उस शामिल में। तो जब वो शामिल नहीं होंगे तो एक इतना बड़ा फैसला उसके आगाज में ही वो मदम पड़ जाएगा और डिस्प्यूटेड हो जाएगा। तो इसमें हालांकि जिस तरह के नेशनल एक्शन प्लान पे सारी पार्टीज ने अपनी रजामंदी जाहिर की थी, अगर इस मामले में भी इसके सियाको सबाक के साथ अगर बात कर ली जाए और बड़ी उजरत में बात कर ली जाए, तब भी इसमें दुनिया के जो इस वक्त उभरता हुआ मंजरनामा है वो इस बात का मुतकाजी है कि हम अपने जो मसाइल हैं उसको थोड़ा सा रिड्यूस करें, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत बड़े मसाइल का बहुत बड़ा अंबार आ रहा है और आना शुरू हो गया है। तो अगर हम TTP को भी जिंदा रखेंगे, BLA को भी जिंदा रखेंगे, बाकी हमारे जो फॉल्ट लाइन है सेक्टेरियन को भी, एथनिक को भी और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को भी,
तो हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम हर फ्रंट को खोल के और हर फ्रंट से लड़ें। तो लिहाजा उसूली तौर पर तो बात सही है, उसकी करने का अंदाज जो है वो उस पे काम करने की जरूरत है। उस पे काम। ब्रिगेडियर साहब, एक चीज ये है कि एक अलग प्रेशर अब नजर आ रहा है अमेरिका के अंदर, जो रेजोल्यूशन आई है और वो बिल की सूरत में डिस्कस होगी और पाकिस्तान पे सैंक्शंस की बातें हो रही हैं, पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की जा रही है। ये सिनेरियो पाकिस्तान कैसे हैंडल करेगा? हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं ब्रिगेडियर साहब, हम किस तरह इसको फेस करेंगे? वैसे जो आपने सैंक्शंस के बिल की बात की वो प्राइवेट बिल है, मेरे ख्याल में वो अमेरिका की पॉलिटिक्स का मामला है और ये चीज़ें जो बाइडन पे प्रेशर बढ़ाने के लिए और चीज़ों को करने के लिए हकाइक से हट के रिपब्लिकन जो है वो हमेशा करना चाहते हैं। अगर आप मुकदमा चलाना चाहते हैं बुश के खिलाफ मुकदमा चलाया, उसको इन्वेस्टिगेट करें कि उसने क्यों दहशतगर्दी को जन्म दिया खित्ते में। सिगार की रिपोर्ट कह चुकी है कि अफगानिस्तान के अंदर से हट के जब इराक में गए तो वो में शिकस्त का बाइस बना, तो बुश को इन्वेस्टिगेट करें ना। अगर इन्वेस्टिगेशन आपने सारी करनी, देखिए ये धोखा, फ्रेड, लाई, हिपोक्रेसी, ये तो अमेरिकन पॉलिटिक्स का हिस्सा है ना, एज फार एज द मुस्लिम कंट्रीज आर कंसर्न। तो वो सेनेटर है और उसके साथ साथ आपके आप डिप्टी स्टेट अपना वो भी आ रही है पाकिस्तान में, तो ये चीजें चलती रहेंगी। जो इम्पोर्टेंट चीज है ना वो सोचनी है, मैं यहाँ पे बारहा ये कह दूंगा कि हर चीज को करने का टाइम फ्रेमवर्क होता है और एक तरीका, एक कार होता है करने का। इस वक्त अफगान तालिबान की हुकूमत के हिसाब से भी आपके ऊपर बहुत सवाल उठ रहे हैं जो इलॉजिकल है, जो मैनिपुलेटेड है, जो प्रोपेगेंडे के तौर पे किए जा रहे हैं, लेकिन दुनिया चीजों को पढ़ते हैं। अब उस तमाम में आप एक और चीज ऐड कर दें कि हम अफगान तालिबान को कह रहे हैं कि टीटीपी से मुज़ाकरात करके लिए आप कागज बने, तो भाई उसमें बहुत सारे ममालिक है, अमेरिका, बरतानिया भी हो गया, जिन्होंने उस टीटीपी पे सैंक्शन लगाई हुई है। अब उनसे आप मुज़ाकरात कर रहे हैं अफगानिस्तान के जरिए। अब उसके अंदर क्या डिटेल्स है किसी को इज दिस टाइम टू एंटर इन दिस डिबेट? क्या ये आप क्या कांट यू वेट? देयर हैज टू बी अ वे फॉरवर्ड। हम दहशतगर्दी की जंग को कब तक लड़ेंगे? मैं मानता हूं नहीं लड़ सकते और लोगों को कौमी धारे पे इससे पहले भी लाया गया है। हाँ। और अगर आप माजी में जाएं तो 1973 में बलूचिस्तान में फ़ुक़ार अली भुट्टो के सामने जो बलूचिस्तान में लोग इंसर्जन कर रहे थे, ये गुलाम रसूल वो ऑपरेशन के बाद उनको जब लाया गया वहाँ पे कोलू उन लोगों को बसें दी गई, महीनों का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, दे वर ब्रॉट इनटू मेन धारा और अफगानिस्तान बलूचिस्तान में अमन आया। लेकिन उसका एक तरीका कार तय हुआ। उनसे पहले उन्होंने अपने वेपन जो है वो लिटरली ले किए। यहाँ आप बैठ के कह रहे हैं उसमें हार्डकोर लोग हैं, उसमें वो लोग हैं जो किस तरह अपना परसुएड होके भी गए। सो पहले तो आप डिटेल्स बताएं ना कि जी आप क्या करने। जस्ट अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट उस तमाम पर्पस को किल कर देगी जो गालिबन पर्पस आप एक अच्छी इंटेंशन से हासिल करना चाहते हैं। वो मकसदियत आप हासिल नहीं कर सकेंगे अगर आप अपने पाकिस्तान के अवाम सफर किया 78,000 चले सिक्योरिटी फोर्स, लेकिन उनका तो काम है शहादतें देना। जो सिविलियन 78,000 शहीद हुए, जो प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार कहते हैं, अब आप उन वो डिटेल जो आप मुज़ाकरात उनसे शेयर नहीं करेंगे, वहां नहीं बताएंगे कि आप किस तरह मुज़ाकरात करें। एक मतलब है ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट एक स्टेटमेंट दे देना और कंट्रोवर्सी जनरेट कर लेना, क्या यह हुकूमत का काम होता है? ये तो नहीं होता। अमन वाकई बिल्कुल बहुत वैलिड पॉइंट है, पॉलिटिकल बहुत वैलिड। एम्बेसडर साहब, हम डिप्लोमेसी में हम पिछले एक महीने में देख रहे थे कि हमारी डिप्लोमेसी एक ऐसे अरूज की जानिब थी। हम कामयाबियां देख रहे थे, जिस तरह से अमेरिका वापस गया, जिस तरह से इंडिया वापस गया और जो इंडिया को लॉस हुआ, इन सारी चीज़ों को। लेकिन अगर आप वीक वाइज देखें तो पाकिस्तान पे एक प्रेशर बिल्डअप होता दिखाई दे रहा है। वो अमेरिकन अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से हो, अगले साल उनका मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है उसकी वजह से हो, इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से हो, लेकिन बहरहाल इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान पे एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। आपके ख्याल में एम्बेसडर साहब, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के लिए क्या होनी चाहिए? एंगेजमेंट एंड एंगेजमेंट। हम पाकिस्तान में रह के इस पे बड़े दलाइल दे रहे हैं, बड़ी डिस्कशन दे रहे हैं, हम कन्विंस्ड हैं कि ज्यादती हो रही है, लेकिन हमने दूसरों को कन्विंस करना है।
कि ज्यादती हमारे साथ ना की जाए, और उसको सियाको सबाक के साथ करना है। वही गुफ्तगू जो हम करते आए हैं उसे हमने मुख्तलिफ अंदाज में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के जरिए इसको कन्वे करना है। और जब अमेरिका इसमें सैंक्शन लगाने की कोशिश करे तो उस सूरत में अमेरिका की अपने अवाम की इसमें प्रेशर होना चाहिए उनके ऊपर कि पाकिस्तान ने आपका बड़ा साथ दिया है। लेकिन अमेरिकन अवाम की जो वहाँ एक पैदा किया जा रहा है तासुर कि पाकिस्तान की वजह से उन्होंने अफगानिस्तान में है और पाकिस्तान की वजह से उन्हें शिकस्त हुई है और पाकिस्तान की वजह से उन्हें हजीमत हुई है, ये आप उसकी स्टेटमेंट निकाल के देख लें, मार्क मिली की स्टेटमेंट निकाल के देख लें, लॉयड ऑस्टन की स्टेटमेंट निकाल के देख लें, ये कह रहे हैं उन्होंने इस कमेटी के सामने जिक्र किया है। जब ये तमाम बातें हैं तो आपके सवाल का जवाब कि हमारी कैसी डिप्लोमेसी होनी चाहिए, हमारी ऐसी डिप्लोमेसी होनी चाहिए कि जहाँ जहाँ जिस जगह हमारी जो मिशंस हैं यानी कि एम्बेसीज हैं उसमें वो तमाम बातें जो हम यहाँ बैठ के करते हैं, प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ बैठ के करते हैं सिर्फ पब्लिक डिप्लोमेसी के जुमरे में, उनको चाहिए कि इस चीज़ को बंडल अप करें इन दी ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी, इन लीगल डिप्लोमेसी, और उन तमाम ममालिक में जो ख़ास तौर पे ज़्यादा अपनी असर रसूख रखते हैं जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जैसे कि बाकी बड़े ममालिक हैं, वहाँ उनकी आवाम को भी इस मामले में इदराक होना चाहिए थ्रू द पब्लिक डिप्लोमेसी, उनके फॉरेन ऑफिस को थ्रू द ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी और थ्रू द लीगल डिप्लोमेसी जो दुनिया के इंटरनेशनल फोरम्स हैं इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस। आपने कहा एंगेजमेंट। एम्बेसडर साहब, बहुत सारे साबिक सफारतकार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम मजीद मजबूत होनी चाहिए, ख़ास तौर पे अमेरिका में बहुत सीजन्ड एक्सपीरियंस्ड एम्बेसडर्स होने चाहिए, कौंसल जनरल्स होने चाहिए, ऐसे यूरोप में होने चाहिए। जब आपने इंगेजमेंट करनी है तो आपके लोग इतने मजबूत होने चाहिए कि वो उसी बात को जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं या जो हमारे फौज के तर्जुमान कह रहे हैं, जो पाकिस्तानी कौम की आ रहा है, उसको लेके आगे बढ़ें। क्या वाकई हमारे एम्बेसडर्स बाज़ ममालिक में कमज़ोर हैं इस मामले में? देखिए, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉरेन ऑफिस का, जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक ही आपके एम्बेसडर तैयार होंगे ना। हमारा स्ट्रक्चर इस वक्त इस काबिल ज़ाहिर है इसको हमने अपग्रेड नहीं किया है। वी आर ट्राइंग टू मीट द चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी एंड पर्टिकुलरली आफ्टर दिस debacle of Afghanistan in view of the US, we need to meet the challenges of 21st century. Now हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो 19th सेंचुरी का है, यानी आप उनकी ट्रेनिंग ले लें, आप कैपेसिटी बिल्डिंग ले लें, आप उनके ज़राए ले लें, आप उनके रिसोर्सेज ले लें। जाहिर है अपग्रेडेशन की जरूरत है पाकिस्तान को। के अलावा जो सफीर हैं हमारे, जब वो बोले तो उनके पीछे CNN भागे, जब वो बोले तो BBC आपने तायद कर दी है, आपने तायद कर दी। बहुत एम्बेसडर जमील अहमद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब, अब मैं ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद पाकिस्तान ने मैदान मारा है दुबई में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का स्नैरियो है। पाकिस्तान के खूबसूरत इलाके, खूबसूरत शनाख्त दिखाई जा रही है। सबसे ज़्यादा लोग दुबई एक्सपो में पाकिस्तान के पवेलियन को विजिट कर रहे हैं। सूरत हाल क्या है, इस ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। दुबई एक्सपो में पाकिस्तान ने मैदान मार लिया है। पाकिस्तान की तारीख, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, पाकिस्तान के खूबसूरत इलाके, खाने, सब ही देखकर दुनिया हैरान है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी मौजूदा हुकूमत को दाद देनी चाहिए जिस तरह पाकिस्तान के कल्चर को, पाकिस्तान की खूबसूरती को प्लेस किया है। बड़ी तादाद के अंदर लोग वहाँ आ रहे हैं, देख रहे हैं। मेहरगढ़ हो, और जिसको शायद पाकिस्तानी भी ठीक तरीके से नहीं जानते, कितने हज़ार साल पुरानी हिस्ट्री है। टैक्सला हो, मोहनजोदड़ो हो, खूबसूरत पहाड़ हो, खूबसूरत दरिया हो, समंदर हो, सब कुछ दिखाया जा रहा है। मेरे साथ औरंगज़ेब खान साहब इस वक्त मौजूद हैं जो वहीं दुबई से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम औरंगज़ेब साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बहुत कम खबरें ऐसी होती हैं जिस पे पाकिस्तानी प्राउड फील करते हैं। अमूमन हम जो हैं उलझे रहते हैं अपने मामलात में, लेकिन दुबई के अंदर ये जो एक्सपो है उसमें सभी कह रहे हैं कि पाकिस्तान, जो भी पाकिस्तानी आ रहा है वो प्राउड फील कर रहा है। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान की तारीख़ है, पाकिस्तान की जो खूबसूरती है, सियाहत के मामलात है, खानों के मामलात है, बहुत अच्छे अंदाज में दिखाए गए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ख़ास तौर पे जहाँ पे 193 ममालिक अपना बेस्ट शो प्रेजेंट कर रहे हों,
अमेरिका, सऊदी अरेबिया, ब्राज़ील, इटली, जर्मनी, हर कोई अपने मुल्क का बेहतरीन शोकेस बना के बैठा हुआ हो, वहाँ पे आपको वन ऑफ द हाईएस्ट विजिट्स मिल रहे हों, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। पाकिस्तान पवेलियन पहले दिन जिस दिन खुला उस दिन 8,000 विजिट्स आए, which is one of the highest visits among any pavilion. जबरदस्त। And people visiting were from all the nationality. मजे की बात ये थी कि despite Pakistan, UAE being one of the large population having Pakistanis, but the visitors included European, American, Middle Eastern, a large population they were appreciating, especially जो पाकिस्तान पवेलियन का जो डिजाइन है जी राशिद राणा साहब ने बनाया है, हाँ। तो जिसके अंदर 250+ स्ट्रक्चर्स उन्होंने बाहर से जमा किए हैं जी, तो एक अलग ही चीज है कि आप दिन में देखें तो उसको कलर अलग नजर आता है, रात को देखें अलग नजर आता है, और फिर उसके अंदर आप जाए पवेलियन के, जैसे आप बता रहे थे जी कि सकाफत, कल्चर, पाकिस्तान की चाहत, एब्सोल्युटली अमेजिंग। अच्छा औरंगजेब साहब ये बताइए कि सबसे ज़्यादा जो फॉरेनर आ रहे हैं पाकिस्तानी पवेलियन में, वो किस चीज़ को, वैसे तो सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त है जिस तरह की फीडबैक आ रहा है आप भी बता रहे हैं, लेकिन किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा आके रुक रहे हैं, सरप्राइज हो रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है पाकिस्तान की? सबसे ज़्यादा जो देखा जा रहा है वो पाकिस्तान की जो विजिटर साइट्स हैं, जो सियाहत है, जो नदन एरियाज हैं, जी एब्सोल्युटली अमेजिंग। आप उनके इंटरव्यूज देखें, वो कह रहे हैं कि हमें यकीन नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तान है। हाँ। जो लेक्स हैं, जो हिल्स हैं, जो हमारी हिली एरियाज हैं, दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। दे कैन नॉट बिलीव दैट पाकिस्तान। लॉर्ड ऑफ इंटरेस्ट कमिंग। रज़ाक दाऊद साहब भी थे इधर पाकिस्तान। रज़ाक दाऊद साहब तो लीड कर रहे हैं सारे मामले को, उनको क्रेडिट जाता है, और जिस तरह आपने बताया कि राशिद राणा साहब हैं, उन्होंने ये सारा डिज़ाइन किया है, वो बहुत अच्छी सूरत हाल है, बहुत अच्छा फीडबैक है। अच्छा खानों के बारे में क्या है, जो फॉरेनर खाने खा रहे हैं पाकिस्तान के, क्या फीडबैक है? That I think we have beaten everyone in the region. आपको पता है बाकी कंट्रीज भी हैं एशिया के अंदर जो एशियन कल्चर शो करती हैं, लेकिन हमारा स्ट्रीट फूड की रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे, हमारी लाहौर की, पंजाब के फूड की, हमारे कल्चरल फूड की, हमारे नदन एरिया के फूड की। हाँ, लेकिन वो एक तस्वीर ज्यादा पॉपुलर हो रही है जिसपे लिखा हुआ है ढाबा। वो ढाबा जो है वो जी। So that I think and lot of people are taking pictures over there also, and they're asking it ढाबा का मतलब क्या है? ढाबे का मतलब। So yeah, so it's absolutely amazing. I think this will be a great story for Pakistan for next 6 months. अच्छा आपके ख्याल में ये जो सरप्राइज हो रही है दुनिया आके जो देख रही है पाकिस्तान की हिस्ट्री को और पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात को, हमारे टारगेट्स क्या हैं इस सारे एक्सपो से, हमें क्या हासिल करना है? देखिए हमारा टारगेट, जब ये पाकिस्तान पवेलियन की इन्वेस्टमेंट अप्रूव हुई थी, ये हुई थी लास्ट ईयर जून जुलाई में। आपको पता है कि हमारे जो बाकी मुल्क हैं वो लाखों डॉलर खर्च कर रहे हैं, पाकिस्तान ने भी हाथ पीछे नहीं रखा। जी, पाकिस्तान ने बहुत बड़ा बजट अप्रूव किया इसके लिए, टीमें आनी शुरू हो गई लास्ट ईयर से, जून जुलाई से। उन्होंने देखा पहले कि बाकी मुल्क क्या कर रहे हैं। आइडिया प्राइमरीली ये है कि टूरिज्म प्रमोट करना है, हमारे कल्चर को प्रमोट करना है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना है, पाकिस्तान को शोकेस करना है एज अ वेरी प्रोग्रेसिव नेशन। While we talk about all the manufacturing and urban areas, we're also showcasing a very good experience in technology. वहाँ पे आप जाएं तो आपको एक forest experience मिलेगा in AR virtual reality. बहुत शुक्रिया। So the target is primarily to promote. बहुत औरंगजेब साहब, आपने पाकिस्तानियों को खुश कर दिया है। मैं चाहूँगा कि एक और कोई पाकिस्तानी भी, पाकिस्तान दुबई काउंसिल के रहनुमा हैं अयाज अजीज़ साहब, उनसे भी हम बात करें। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का फीडबैक है दुबई एक्सपो में पाकिस्तानी पवेलियन का, बहुत खूबसूरत बनाया है, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लोग जा रहे हैं, हैरान हो रहे हैं पाकिस्तान को देखकर। मेरा ख्याल है सही जगह पे सही वक्त पे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हुकूमत पाकिस्तान ने की है। रज़ाक दाऊद साहब ख़ुद वहाँ पर मौजूद हैं और पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान के खाने, पाकिस्तान के म्यूज़िक, पाकिस्तान का ड्रेसिंग, हिस्ट्री बहुत कम लोग जानते हैं। लोग यूजुअली समझते हैं टेक्सला और मोहनजोदारो ही पाकिस्तान के अंदर सबसे पुराने कदीम तारीख़ी मकामात हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक और महरगढ़ जो बलूचिस्तान के अंदर है, सिब्बी के पास है, उसको शोकेस किया गया है। लोग देखकर हैरान हैं। कहा जा रहा है दुनिया का कदीम तरीन
अगर कोई तारीखी शहर है तो महरगढ़ है, उसके बारे में बताया जाए। अयाज अजीज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अयाज साहब। लोग बहुत खुश हैं, सरप्राइज हैं, खुश हो रहे हैं, प्राउड फील कर रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान को बेहतरीन कवरेज दे रहा है कल्चर के हवाले से, खूबसूरती के हवाले से। आप बताएं कि इसमें सबसे जबरदस्त चीज क्या है इस पवेलियन में, पाकिस्तान के इस पवेलियन में? तो तकरीबन चीजें बहुत अच्छी की गई है पाकिस्तान के हिसाब से। पुराना कल्चर दिखाया गया है, नई चीजें की गई हैं, मॉडर्नाइज किया गया है पुराने कल्चर के साथ। हाँ। और मेरे हिसाब से तो हमें इसको और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए पाकिस्तान पवेलियन को। जैसे लोग जिस तरीके से रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, हाँ। हमें चाहिए कि हम और अच्छा इसको प्रमोट करें, तो पाकिस्तान की सकाफत को भी अच्छा चांस मिलेगा, अच्छा बिजनेस के हिसाब से भी हमें मिलेगा। अच्छा ये बताएं अयाज साहब, ये जो फॉरेनर आ रहा है वो उसको तो नहीं पता अंदर पवेलियन में क्या है, वो तो जाहिर है इतना बड़ा पूरा सेटअप लगा हुआ है, तो क्या चीज अट्रैक्ट करती है जिसकी वजह से फॉरेनर आ रहा है और क्या वजह थी कि सबसे ज्यादा लोग पाकिस्तान के पवेलियन में आए? हमें भी थोड़ा ये कि प्रमोट करना पड़ेगा सोशल मीडिया की साइड पे, न्यूज के हिसाब से हर चीज। ये बिल्कुल स्टार्ट ही हुआ है, स्टार्ट में अच्छा रिस्पॉन्स है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे जैसे लोग आते जाएंगे इनको अच्छी चीजें मिलती रहेंगी और पाकिस्तान के हिसाब से इनको थोड़ा और जिस तरीके से नेगेटिव चीजें देखी जा रही है मुल्क के लिए, तो और अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा हमें। अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपके ख्याल में? आप चूंकि बिजनेस काउंसिल को भी देखते हैं, हम टारगेट को रख रहे हैं, जाहिर है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का शो हो गया है और बहुत पॉजिटिविटी है, लोग और भी आएंगे। जब पहले दिनों के अंदर इतने ज़बरदस्त हमने देखा कि लोग आए, कोई टारगेट डिस्कस हुआ है आपका रज़ाक दाऊद साहब की टीम से? आप लोगों ने कोई टारगेट तय किया कि पाकिस्तान को इस जगह पे अगर हमने सही इन्वेस्टमेंट किया तो हमें ये रिजल्ट आएंगे? हमें ये हमारे बात तो नहीं हुई, मगर हमारा टारगेट लगता है कि हमें मोस्टली 70 to 80% रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। जैसे लोग आ रहे हैं, जैसे विजिटर्स आ रहे हैं दुनिया की तरफ से, फॉरेनर्स आ रहे हैं, तो 70 to 80% हमें इसका टारगेट अचीव होना चाहिए। इसमें ये कि हमें बिजनेस काउंसिल को भी थोड़ा आगे आना पड़ेगा, थोड़ा प्रमोट करना पड़ेगा, इससे भी कुछ चीजें जाहिर है करना पड़ेगा, लेकिन जो अब तक हुआ है उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन कोशिश और मेहनत है। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज अजीज साहब, बहुत का बेहतरीन काम पाकिस्तानी टीम ने किया है। 1.5 साल की मेहनत है, बीच में अजीबोगरीब किस्म के स्कैंडल्स आए थे, मुझ तक भी पहुंचे थे, लेकिन इग्नोर करना बहुत ज़रूरी था और इग्नोर किया। आज रिजल्ट बहुत अच्छा है, अल्लाह करे कि इसी तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन हो। और जिस टीम ने भी टीम के जिस मेंबर ने भी दुबई एक्सपो में पाकिस्तान के पवेलियन में काम किया है उसको खराज तहसीन देना चाहिए। अब मामला है महंगाई का, और एक ऐसी चोटी पर महंगाई पहुंच गई है कि जहां पे ऐसे लगता है कि ये रिकॉर्ड कायम होगी, अब शायद महंगाई कम नहीं होगी। लेकिन बहुत सारी थ्योरीज दुनिया के अंदर अब आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि सारी दुनिया में है। तो लोग अब मुख्तलिफ मेथडोलॉजी के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं कि महंगाई कैसे कम होगी, एनर्जी के प्राइजेस कैसे कम होंगे। चाइना के अंदर महंगाई है, यूरोप में है, अमेरिका में, ये महंगाई कम कैसे होगी? महंगाई पर हैंडलिंग किस तरह पाकिस्तान में की जा रही है? मेरी कोशिश होगी मुजम्मिल असलम साहब से हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? शायद लाइन ड्रॉप हो गई है। असल में जो नए टूल्स हैं जिसके तहत क्राइसिस मैनेजमेंट होती है, ट्रबल शूटिंग की जाती है, उसमें महंगाई की हैंडलिंग के हवाले से भी नई थ्योरीज आ रही हैं कि किस तरह से कितने वक्त में इसमें कमी आएगी, क्योंकि ये मसला सिर्फ पाकिस्तानियों का नहीं है। मुजम्मिल साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये अब जाहिर है कि महंगाई एक ऐसी चोटी पर है, लेकिन नई मेथडोलॉजीज आ रही हैं कि इस तरह से एनर्जी के प्राइजेस में कमी होगी, इस तरह से हैंडलिंग होगी, इस तरह से मैनेजमेंट होगी और आहिस्ता आहिस्ता महंगाई में कमी आएगी। आप उन लोगों में हैं जो आप डेटा के साथ, लॉजिक के साथ हमेशा बात करते हैं, आप सियासत में नहीं पढ़ते, आप सही रुख दिखाते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान में महंगाई की और आने वाले 2, 3, 4 महीनों में क्या हो सकती है, आपने इस पर कुछ काम किया है, कुछ आप बता सकते हैं? देखिए, बात यह है कि महंगाई के ना फेजेस इस वक्त चल रहे हैं आलमी मार्केट में। आज से 6 महीने पिछले जो थे वो बड़े सख्त तरीन थे खाने पीने की अशिया के हिसाब से। जैसे पाम ऑयल तेजी से बढ़ रहा था, गंदम, चीनी वगैरह ये तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़,
अब जो पिछले 2 महीने हैं वो जो है इन चीजों से निकल कर बात आगे चली गई है एनर्जी की तरफ, यानी कि गैस की कीमत, कोयले की कीमत, तेल की कीमतें। सही कह रहे हैं। तो जो है, और ये इस चीज की बुनियादी वजह जो है कोई आलमी मईशत में कोई ऐसी जबरदस्त किस्म की तेजी नहीं आ गई। आलमी मईशतें सिर्फ खुली हैं। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा आपको कि हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा हो कि कल ईद नहीं है और तराविया पढ़ के घर आ गए और एकदम चांद रात का ऐलान हो जाए तो बाजारों में आपको हजूम का पता अशद क्या होता है। ऐसे ही तो हमारे तो होता रहता है। तो यही समझ लें कि एक तरीके से जो है बाजार खुले हैं, दुनिया खुली है, तो उस हिसाब से जो है तैयारी नहीं थी, तो हर चीज का रश लग गया हर जगह, तो उसकी वजह से महंगाई हो गई। तो ये जो है मेरे हिसाब से ये जो सर्दियां हैं, ये जो है वक्ती तौर पे जो है यहाँ सर्दियों तक जो है दुनिया में मुझे लगता है कि महंगाई का जो है आलम इसी तरह रहेगा। और अगर पाकिस्तान ने ये 4 महीने निकाल लिए और अल्लाह करे इंशाअल्लाह ताला, मुझे क्योंकि इस दफा हुकूमत ने थोड़े से आवाम को कड़वी गोली दी, रुपए की कदर गिराई और चीजें जो है मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और थोड़ा अल्लाह ने भी साथ दिया। इस दफा आप देखें सैलाब नहीं आए, तूफान नहीं आए, तो अभी जो फसलें आने की बातें आ रही हैं, मिसाल के तौर पे कह रहे हैं कि गन्ना इतना आ रहा है कि पाकिस्तान की अगले 1.5 साल की चीनी इससे बन सकती है। अच्छा। कपास पिछले साल आपको पता है टिड्डी दल की वजह से जो है बहुत बुरी हो गई थी। इस साल सुना है कि उसमें 4 मिलियन इजाफी बेल आ रही है। कहते हैं कि 1 मिलियन इजाफी बेल से जो है 1 से सवा अरब डॉलर जो है उसकी बरामदात हो जाती है। ठीक है। तो अल्लाह ताला जो है थोड़े से मदद भी कर रहे हैं। तो मैं कल से तो मैं जो हूँ एक कल से मिसाल दे रहा हूँ लोगों को कि देखें हुकूमत ये जो है अगर तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो उसको बढ़ाए, लेकिन दूसरी तरफ जो है एक आम आदमी को फायदा कैसे दिया जा सकता है जी। तो मैं एग्जांपल दे रहा था कि 1 लीटर पेट्रोल जो है 123 रुपए 30 पैसे का हो गया है इस पर। ठीक है। और जो खाने का तेल है वो 350 रुपए किलो है या लीटर है। ठीक है। अगर हुकूमत जो है, एक गरीब आदमी जो है एक दिन में अगर उसके घर स्कूटर है तो 1 लीटर पेट्रोल डलाता होगा, लेकिन उसके अगर कम से कम आधा लीटर या 1 लीटर खाने का तेल इस्तेमाल करता है। अगर हुकूमत उस 350 रुपए की जो ड्यूटी कम करके 40 से 50 रुपए का अगर उसको फायदा दे दे या कमी कर दे, तो वो जो आम आदमी है 123 रुपए 4 रुपए लीटर फालतू पेट्रोल में देने के लिए तैयार हो जाएगा। वहाँ उसको वहाँ उसको अगर 30-40 रुपए बच जाते हैं खाने के तेल पे 1 किलो लीटर पे, तो 50 रुपए दे देगा फालतू, उसको कोई इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। ठीक है। तो ये जो है इस वक्त हुकूमत स्ट्रैटेजी पे काम कर रही है और सुनने में आ रहा है कि इसी हफ्ते जो है खाने की तेल की कीमतों पे जो है हुकूमत ड्यूटी गिरा देगी। इसी तरह चीनी की जैसे मैंने आपको बात की, हुकूमत ने ऐलान कर दिया 90 रुपए किलो, न सिर्फ यूटिलिटी अब सस्ते बाजार भी लगाएगी हर जगह। ठीक है। और उसको मुहैया करेगी हुकूमत 90 रुपए किलो के हिसाब से। साथ साथ हुकूमत ने जो है ऐलान कर दिया है कि जो गंदम जो हुकूमत ने खरीदी थी जब गंदम की फसल आई थी, तो 1950 रुपए के हिसाब से मार्केट में रिलीज कर दिया जाए ताकि आटा जो है 55 से 60 के अंदर मिले लोगों को। गंदम भी अब रिलीज होना शुरू हो गई है। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि एक तरफ अगर हुकूमत बिजली गैस की कीमत बढ़ाती है और दूसरी तरफ यहाँ से रिलीफ दे देती है, और सब्जियों का तो आप खुद देख रहे होंगे कि नाम नहीं ले रहा कोई, के टमाटर इतने का हो गया, बैंगन इतने के हो गए, वहाँ पे तो काफी हद तक काबू हो गया। और उसमें भी हुकूमत ने एक ऐलान किया कि अगले 3 महीने तक पाकिस्तान से कोई टमाटर प्याज एक्सपोर्ट नहीं होगा, तो उसके जो है वो हम मकामी तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो ये हुआ। पिछले साल आपको याद होगा सर्दियों में मुर्गी और अंडे की भी जो एक भरमार हो गई थी तेजी की, उसमें भी काफी हद तक जो है कमी आ गई, आधे से ज्यादा कीमत नीचे हो गई है पिछले साल के मुकाबले। ये कहने का मतलब ये है कि हमारी आदत है कि जो एक चीज बढ़ रही होती है हम उस पर चीखे मार रहे होते हैं और बुरा भला कह रहे होते हैं। जो साथ में 10 चीजों में जो है इजाफा जो है थोड़ा थोड़ा जो है इनका कम होना शुरू हो जाता है, या हुकूमत वो कर रही है, हम उसकी तवज्जो नहीं दिलाते। अच्छा मोदी साहब, एक चीज़ बताएं, आपने बड़ी अच्छी तरह समझाया, लोग शायद समझ भी जाएंगे जिस तरह आप अंदाज में आपने बताया, समझाया आसानी से। हम जब बात करते हैं पेट्रोल के प्राइजेस, हम शौकत तरीन साहब को सुनते हैं और वज़रा को सुनते हैं, लोग लॉजिक के साथ कह रहे होते हैं, यही तमाम हुक्मरान लोग कह रहे होते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा इस रीजन में सस्ता है पेट्रोल डीजल एनर्जी पाकिस्तान के अंदर, और मुल्कों में देखो, इंडिया में देखो, यूरोप में देखो, अमेरिका में देखो, हमारे यहाँ सस्ता है। फिर लोग ये बात करते हैं कि वहाँ जो लोग कमाते हैं उनकी पर आवर जो सैलरी है वो भी तो देखें। हेलो जी जी मुझे आवाज आ रही है आपको?
जी जी, सबसे मैंने यहाँ तक सुना था कि सबसे सस्ता डीजल पेट्रोल पाकिस्तान में, उसके बाद आपने क्या बोला? नहीं, उसके बाद सवाल ये है कि लोग अब चूंकि कहते हैं कि जब आप कह रहे हैं कि इस रीजन में सबसे सस्ता यहाँ पे फ्यूल है पेट्रोल डीजल, जो हुकूमत कह रही होती है, शौकत अली साहब ने कल भी कहा और वुज़रा भी कह रहे होते हैं, फिर लोग ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर भी तो देखें क्या है, वहाँ पर आर मिल रहा होता है डॉलर या पाउंड, यहाँ पर पैसे कितने मिल रहे होते हैं, 15,000, 17,000, 20,000, 40,000, बहुत मुश्किल से सैलरी टाइम पर मिल रही है, तो वो अजाब भी तो है। तो इसलिए लोगों को उस पेट्रोल के प्राइस में जो इजाफा होता है उस पर ठीक ठाक प्रेशर होता है कि लॉजिक ठीक बनती है जो हुकूमत कहती है कि इस रीजन के अंदर सबसे सस्ता है हमारा पेट्रोल। देखिए, मैंने फैसल भाई इसमें एक बात कल भी कही, जो चीज़ आपके मुल्क में पैदा होती है वो सस्ती मिलती है, जो चीज़ आपके मुल्क में पैदा नहीं होती वो महंगी मिलती है। अब मैंने एक मिसाल दी थी कि आम की मिसाल ले लें कि हम जब आम का मौसम आता है तो 100-125 रुपए किलो लेते हैं, ठीक है। सही कल रात को मैंने एक स्पेस सेशन किया था जिसमें 4,000 लोग जो हैं पूरी दुनिया से आए थे जी। मैंने उनसे सवाल पूछा कि आप लोग पाकिस्तानी आम वहाँ कितने का लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम 12 से 16 पाउंड के 4 आम हमें केस मिलता है। तो जिस मुल्क की, इसी तरह मैंने उनसे लोगों से पूछा कि आप बीफ का गोश्त कितने का लेते हैं, गाय का गोश्त, तो किसी ने बोला 2,000 का पाकिस्तानी रुपए, किसी ने कहा 2,500। हम यहाँ पे लेते हैं 800 रुपए, 900 रुपए, जैसी मार्केट है, जैसा इलाका है, ठीक है। तो जिस मुल्क में जो पैदावार होती है उस वो वहाँ पर सस्ता होता है वहाँ पर। हाँ, अनफॉर्चुनेटली तेल हमारे मुल्क में पैदा नहीं होता और उसको हम कैसे सस्ता कर सकते हैं, कैसे? तो ये लोग, अच्छा, आखिरी चीज बताइए। आपसे मैंने एक, हाँ नहीं, बहुत अच्छी तरह समझा दिया। आखिरी चीज बताइए, हमें सब्र कितना करना है, इस माहौल में कितना चलना है? आपने कहा सर्दी 4 महीने की, तो 4 महीने में चीजें बेहतर हो जाएंगी 4 महीने के बाद? हेलो, आपकी आवाज चली जी मुजम्मिल साहब, मैं कह रहा हूँ ये 4 महीने के बाद सूरत हाल आपके ख्याल में बेहतर हो जाएगी महंगाई की? मेरा अपना ख्याल है, क्योंकि ये जो है ना अब आलमी तौर पे ये मामला चला गया है और आलमी तौर पे ये मामला फट चुका हुआ है। हाँ। और जो है चीन में लोड शेडिंग की बातें शुरू हो गई हैं। हाँ। जर्मनी की सबसे बड़ी जो है बिजली बनाने वाली कंपनी के पास कोयला नहीं था, वो बंद हुई हुई है। बरतानिया में 6 तरसीलात बिजली वाली कंपनियां जो है बंद हुई। आपने देखा पेट्रोल की लाइनें। अमेरिका में 180% गैस महंगी हो गई, बल्कि अमेरिका में बड़े का गोश्त जो है नायाब हो गया है, उसकी कीमतें बहुत ऊपर चली गई हैं। तो ये अब उन ममालिक पे असर अंदाज, जब देखें पाकिस्तान जैसा बात होती है ना चीज, तो वो हमारे जैसे मुल्क जो है ना वो हो जाते हैं दिवालिया। लेकिन जब उन ममालिक पे बात आती है, जैसे कोरोना की मिसाल ले लें, तो हल निकल आता है। कोरोना सिर्फ पाकिस्तान, हाँ, तो हल निकलता है, उस पर काम होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, जो है अब उन बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया अमील असलम साहब। प्रोग्राम ये ख़त्म करो, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।